अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ इशाक़रा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो एडवांस अकाउंटिंग 2019 रेगुलर के सलूशन के साथ है। एडवांस अकाउंटिंग 2019 रेगुलर में बेसिकली 8 सवाल पूछे गए थे। 8 सवाल में आपके पास पहला क्वेश्चन जो था वो पार्टनरशिप माजरत के साथ कंपनी एब्जॉर्प्शन का था और इसमें आपको 2 बुक्स मेंटेन करने के लिए दी गई थी। पहली बुक आपके पास यास्मीन लिमिटेड की है जो कंपनी ख़त्म हो रही है यानी एब्जॉर्ब हो रही है, और दूसरी वो कंपनी जो उसको एब्जॉर्ब कर रही है वो थी आपके पास बदर लिमिटेड। दोनों कंपनीज़ के आपको बुक बनाने के लिए दी गई थी। बहुत आसान सा और बहुत नेचुरल सा सवाल था, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसले नहीं थे। सबसे पहले आपने परचेज़ कंसिडरेशन बनानी है जो कि नॉर्मल परचेज़ कंसिडरेशन है। इसके बाद आपके पास यास्मीन लिमिटेड की बुक मेंटेन की जाएगी। पहली एंट्री आपके पास तमाम एसेट्स को आपने क्लोज़ करना है, देन आपके पास तमाम लायबिलिटीज़ को क्लोज़ करना है। उसके बाद आपने रिसीवेबल क्रिएट करना है, रिसीवेबल बंद कर देना है, देन आपका इक्विटीज़ को क्लोज़ करना है और फिर आखिर में आपको शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। और शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 लेजर मेंटेन किए जाते हैं। पहला लेजर आपका रियलाइजेशन का है, इसकी जो बैलेंसिंग वैल्यू आती है और लेजर के जिस तरफ आती है उस तरफ एंट्री में पोस्ट कर दी जाती है। साथ साथ आपको कैश का लेजर भी मेंटेन करना होता है, और अगर इसके अंदर कोई बैलेंसिंग वैल्यू आए तो उसको भी आपने आखिरी एंट्री में पोस्ट कर देना होता है। और इस तरह आपका ये पहली बुक जो कि एब्जॉर्प्शन की बुक है वो ख़त्म हो जाएगी। देन आपके पास आएगा जो टेक ओवर कर रहा है वो तमाम एसेट्स इससे हासिल कर लेगा कंपनी से, यानी यास्मीन लिमिटेड से तमाम एसेट्स जो उसने हासिल किए हैं उसको डेबिट किया जाएगा। जो काउंटर एसेट और लायबिलिटी हासिल की है उसने वो क्रेडिट किया जाएगा। देन उसने जितनी पेमेंट की है उसको पेबल के सेक्शन में डाल देंगे। अगर बीच में कोई बैलेंसिंग वैल्यू आ रही होगी तो नेचुरल बात है कि अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग वैल्यू आए तो कैपिटल रिजर्व में जाती है, डेबिट साइड पे आए तो गुडविल में जाती है। तो ये एंट्री बनेगी। देन आपका आखिरी एंट्री जो आपने लायबिलिटी क्रिएट की थी यानी अपने ऊपर ज़िम्मा लिया था 7,74,000 का, उसको पेमेंट कर देना है। और आपने पेमेंट जो की है वो परचेज़ कंसिडरेशन में ज़ाहिर थी कि आपने 7,74,000 की पेमेंट की है और प्रीमियम के अगेंस्ट आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इख्तिताम हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास इंस्टॉलमेंट सेल्स दिया गया है। इंस्टॉलमेंट सेल्स में सबसे पहले आपने इन्होंने जो रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है वो डेटेड जर्नल एंट्री पूछी हुई है जिसमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बशमूल है। और सबसे पहले आपने अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जिसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी बोला जाता है रिकॉर्ड किया, कंप्यूट किया सॉरी। इसके बाद आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट किया। इसके बाद एक अहम कंप्यूटेशन जो आपकी इंटरेस्ट रिलेटेड होती है इसको आपने पूरा स्केजुअल तैयार किया। तैयार करने के बाद आपने डेफर्ड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कलेक्शन पे रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई किया और फिर तमाम एडजस्टिंग और डेटेड जर्नल एंट्रीज़ आपने रिकॉर्ड कर दी। ये डेटेड जर्नल एंट्रीज़ हैं एंट्री इंटरेस्ट इनकम के साथ। जब आप इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे तो उसके अंदर एक हिस्सा आपका इंटरेस्ट का होगा जो रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके बाद एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज़ आ जाएंगी। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज़ के बाद सवाल इख्तिताम। इसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे। ब्रांच अकाउंटिंग में रिक्वायरमेंट 2 है आपके पास। ए उसने बोला हुआ है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ बनाओ इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, और दूसरा उसने बोला हुआ है कि प्रिपेयर हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक ऑफ ब्रांच। लेजर मेंटेन करना है। पहली बुक मेंटेन कर दी हमने, देन हमने सेकंड बुक मेंटेन कर दी। इसके बाद हमने दोनों लेजर मेंटेन कर दिया। आपके पास पार्ट बी में 2 हिस्सों में टूट के आया था ब्रांच अकाउंटिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है बीकॉम और एडीसी दोनों का। तो कहने का मकसद ये है कि पार्ट बी में 3 के पार्ट बी में इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और इस ट्रांजेक्शन में हैदराबाद ब्रांच और सक्कर ब्रांच दोनों की दी हुई हैं और इसके अंदर आपको जनरल एंट्रीज़ रिकॉर्ड करनी है। बहुत आसान सी और बहुत नॉर्मल नेचुरल सी थी। इसको रिकॉर्ड कर दिया गया। रिकॉर्ड करने के बाद देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एमलगमेशन है। बहुत कम सालों में ऐसा देखा गया है कि एब्जॉर्प्शन, एमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन में से एब्जॉर्प्शन और एमलगमेशन आपका 2 क्वेश्चन एक साथ आ जाए पेपर में। क्योंकि एमलगमेशन एक तरह से अगर मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊं तो तोहफ़ा है।
एमलगमेशन हो गया या फिर आपके पास रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये तो तोहफा है। एब्जॉर्प्शन है जिसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, जिसको समझने के लिए भी अगर आप एक सवाल करोगे तो आपके अपने साथ नाइंसाफ़ी है, 2, 5, 10 सवाल करोगे अपने साथ नाइंसाफ़ी है। आप पिछले 20 सालों में अगर 10-15 सवाल भी उठा के देखोगे तो आपके पास 10-15 नई ट्रिक्स मिलेंगी आपको करने की ना। तो कहने का मकसद ये है कि एब्जॉर्प्शन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसको समझने में भी और करने में भी बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद आपके पास एमलगमेशन है, बड़ा सादा सा सवाल दिया हुआ था। 3 बुक्स हैं और सैयद लिमिटेड, अली लिमिटेड और इमरान लिमिटेड, तीनों जो है एमलगमेट हो रहे हैं, मतलब आपस में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एक नई कंपनी बना रहे हैं, साई कंपनी लिमिटेड। और जो नई कंपनी बना रहे हैं वो नई कंपनी तीनों को एसेट्स शेयर्स इशू करेगी, उसके बदले में उनसे वो एसेट्स ले लेगी। देन आपकी एंट्रीज़ बन जाएंगी परचेज़ कंसिडरेशन के बाद। एंट्रीज आपके पास सुपर नॉर्मल है, सिर्फ आपने एसेट्स यानी साई लिमिटेड ने एसेट्स रिसीव करना है और फिर उनको पेमेंट कर देनी है। पहली कंपनी को पेमेंट कर दी गई अली लिमिटेड को। देन इसके बाद आपके पास आ जाएगा जो बाकी कंपनीज़ हैं, इमरान हो गया या फिर आपकी तीसरी कंपनी हो गई, ये तीनों को पेमेंट कर दी जाएगी एक के बाद एक। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि एक छोटी सी यहाँ पे मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। आपके पास 3 कंपनी है, सैयद, अली और इमरान। आपके पास जो एंट्रीज़ रिकॉर्ड की गई है वो बिल्कुल सही रिकॉर्ड की गई है, लेकिन नाम लिखना थोड़ा सा गलत हो गया है। पहली एंट्री और दूसरी एंट्री जो है वो सैयद लिमिटेड की है, तीसरी एंट्री अली की है, चौथी एंट्री भी अली की है, सॉरी माजरत के साथ बिल्कुल सही काम हुआ है, और पांचवी और छठी एंट्री इमरान की है। ठीक है, बिल्कुल सही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था देखने में, स्क्रॉल डाउन करने में, कि कुछ गलती हुई है, लेकिन गलती नहीं है। इसके बाद इसके आपका रिक्वायरमेंट सी में, रिक्वायरमेंट ए में परचेज़ कंसिडरेशन का बोला गया है, रिक्वायरमेंट बी में जनरल एंट्रीज़ का बोला गया है, देन रिक्वायरमेंट सी में आपको इनिशियल बैलेंस शीट का बोला गया है, क्योंकि नई कंपनी बनी है तो इनिशियल बैलेंस शीट होगी। इनिशियल बैलेंस शीट तीनों के तमाम डाटा को कंपाइल करके, जो आपके पास डाटा रिसीव हुआ है, शेयर इशू किया है, कंपाइल करके आपके पास सारा बैलेंस शीट क्रिएट कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा समझने वाली एडजस्टमेंट है, इसको बड़ा देख के संभल के करिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छा कॉन्सेप्ट दे सके। जो आपका एडजस्टमेंट है वो तकरीबन एडजस्टमेंट आपकी जो है वो समझने वाली है और कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको बड़ा ध्यान से करिएगा बेटा और लाजमी सॉल्व करिएगा। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को ना। तमाम एडजस्टमेंट उसकी कंप्यूटेशन आपके सामने मौजूद है। और ये इनकम स्टेटमेंट का जो आपका आंसर आया, ये 11,875 रुपये पॉजिटिव यानी आपका नेट इनकम आया। इस नेट इनकम के बाद हमने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाना है। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में ओपनिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस लिखा जाता है, नेट इनकम लिखा गया, और ये आपके पास आ गया टोटल रिटेन अर्निंग। इसमें से अप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया जाता है तो एंडिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस आ जाता है, जो ट्रांसफ़र होता है आपका बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट आपकी कंपाइल हो गई 6,67,875, 6,67,875 आपका इक्वल हो गया बोथ साइड। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में रेशो एनालिसिस पूछा गया है। रेशो एनालिसिस में आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, रेशो एनालिसिस 2 हिस्सों में पूछा गया है। पहला हिस्सा जो रेशो एनालिसिस का है वो आपके पास उसने पूछा है कि वर्किंग कैपिटल मालूम करो 2017 का, करंट रेशो मालूम करो 2018 का, एसेट टेस्ट रेशो 2017 का, और रिसीवेबल टर्नओवर 2018 का। ये 4 फार्मूले उन्होंने पूछे हैं आपसे रेशो एनालिसिस में। पहला हमने कंप्यूटेशन करना है, सपोर्टिंग कंप्यूटेशन, ताकि हमारे पास फिगर कंपाइल हो जाए। इसके बाद हमने इसको फार्मूले में इस्तेमाल कर लेना है। तो सबसे पहले हमने जो मालूम किया वो करंट लायबिलिटी मालूम करी है पहले हिस्से में, और ये 2018-2017 दोनों की मालूम की है। देन हमने करंट एसेट को हमने ब्रेक कर दिया। सबसे पहले वो सारे ऐड किए हैं जो आपके क्विक एसेट में आते हैं। देन हमने वो तमाम रिकॉर्ड किए हैं जो बेसिकली आपके टोटल करंट एसेट को कंपाइल कर दे। तो इस तरह से आपका करंट एसेट और क्विक एसेट दोनों कंपाइल हो गया। नेक्स्ट आपको जो काम करना है वो ये है कि आपने सिंपल कंप्यूटेशन करनी है। कंप्यूटेशन करके यानी फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के बाद आपने आंसर लेके आ जाना है। सबसे पहले एसेट टेस्ट रेशो से पहले वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस किया, वर्किंग कैपिटल आ गया। देन आपका एसेट टेस्ट रेशो है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपका रेशो आ रहा था 1.833, तो इसको हमने रेशो में भी लिख दिया है 1.833:1।
सही। जो रेशो आपको आता है उसको आपने कंपैरिजन 1 से ही करना होता है, ठीक है। उसकी बेस वैल्यू जो है वो 1 ही होती है, ठीक है। फिर 2018 में करंट रेशो आपको मालूम करना है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आपका करंट रेशो जो आया है वो 3.875, जिसका रेशो में अगर लिखा जाए तो 3.875 टू रेशो 1। फिर रिसीवेबल टर्नओवर आपको पता है इन डेज़ मालूम करना होता है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया, नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल दोनों गिवन था, दोनों को डिवाइड किया, आपका रेशो आ गया 2.675 इसको डिवाइड कर दिया हमने 365 डेज से, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, तो आपका 142 डेज़ आ गया टर्नओवर का। देन आपको 6B दिया हुआ है, 6B में आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है और एंडिंग इन्वेंट्री दोनों रिक्वायरमेंट में बोला हुआ भी है कि मिसिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज मालूम करनी है। सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकाला, दोनों कंपनीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। सेल का आपका 30% आपका जो है अरसलान लिमिटेड का वो आपका जनाबे वाला ग्रॉस प्रॉफिट था और इसका 20% था, दोनों का अमाउंट आ गया, इसको माइनस किया सेल्स में से तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। हमने फार्मूला पुट किया एवरेज इन्वेंट्री का, तो एवरेज इन्वेंट्री आपको मालूम हो गई। देन हमने इसको ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल किया और ओपनिंग इन्वेंट्री मालूम कर ली। इसके बाद आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री है सलमान लिमिटेड की। सलमान लिमिटेड में भी हमने वही काम किया जो हमने अरसलान लिमिटेड में किया था, और इसी तरह सेम पैटर्न से हमने दोनों को मालूम कर लिया। उसमें हमने ओपनिंग इन्वेंट्री मालूम की थी, इसमें हमने एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी। देन आपका इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर है, 7 एंट्रीज़ हैं और 7 अलग अलग कंपनीज़ की एंट्री आपको गिवन है। पहली एंट्री आपको सैमसंग एंड कंपनी की है, दूसरी नईम खालिद एंड कंपनी की है, तीसरी आपकी फरहान काजी एंड कंपनी की है, चौथी आपकी वारिस मुइज़ कंपनी की है, फिर वकार एंड ज़की कंपनी, फिर जुहेब कंपनी, दैन आखिर में आपकी AK फ़ारूक ये बेसिकली एंड कंपनी। ये बेसिकली आपको 7 एंट्रीज़ दी हुई हैं, 7 की 7 एंट्रीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। पहली एंट्री आपकी IPO की है, दूसरी एंट्री भी आपकी IPO की है, तीसरी एंट्री आपने परचेज़ इक्विपमेंट किया है। आपसे मुराद फरहान काजी, लाजमी सी बात है इस वक्त आप उसको सॉल्व करोगे तो आप उसके बिहाफ पे सॉल्व करोगे, इसलिए मैं हमेशा आप बोल रहा होता हूँ और साथ साथ क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूँ। इसके बाद आपने डिबेंचर इशू किया है और इसको रिडीम किया है पार वैल्यू पे 3 साल बाद। फिर आपने डिबेंचर ऑफ़र किया है 97 रुपये पे 100 रुपये की चीज़ को, और 105 पे रिडीम किया है 5 साल बाद। इसके बाद डिबेंचर इशू हुआ है 100 का और 5 साल बाद इसको पार पे रिडीम किया गया। पार की रिडम्पशन की कोई वैल्यू एंट्री पास नहीं होती है, हाँ इशू की ज़रूर पास होती है। इसके बाद आपने परचेज़ किया है फ़र्नीचर और इसके बदले में शेयर इशू किया 12.5 रुपये के हिसाब से। ये तमाम एंट्रीज़ मौजूद है। पहली सैमसंग की है 3 जो कि आपकी IPO की है। दैन आपके पास नईम खालिद एंड कंपनी की है जो ये भी IPO है आपके पास। दैन आपके पास फरहान काजी एंड कंपनी है, इसमें आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया है। दैन आपके पास वारिस एंड मुइज़ कंपनी है, इसमें आपने डिबेंचर इशू किया है प्रीमियम पे। और इसके बाद वकार एंड काजी है, दैन आपके पास जुहेब है, दैन आखिरी आपके पास AK फ़ारूकी एंड कंपनी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आपके सिलेबस का भी और हर साल के लिए। आपको डाटा दिया गया है और डाटा कुछ मुख्तलिफ शक्ल में कंपाइल किया गया है। इनकम स्टेटमेंट दे दी गई है और आपको बैलेंस शीट दी गई है। आपने तमाम डाटा कंपाइल करते हुए एज़ यूजुअल सबसे पहले आपने वर्किंग फॉर इनकम टैक्स करना है ताकि आपको इनकम टैक्स पेड की अमाउंट भी मालूम हो जाए। इसके बाद आपने वही एज़ यूजुअल आपने सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मालूम करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपकी जो है वो इनकम टैक्स नेट इनकम बिफोर टैक्स। देन आपके पास नॉन कैश एक्सपेंसेस को आप ऐड बैक कर लोगे और चेंज इन वर्किंग कैपिटल जितना भी है जिससे आपका कैश जनरेट हो रहा है वो ऐड होगा, जिससे आपका कैश रिड्यूस हो रहा है वो लेस होगा। और साथ साथ आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपने मालूम करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश आ रहा है वो ऐड होगा, जो जा रहा है वो लेस होगा। इसके बाद लाजमी सी बात है जब बेचोगे तो कैश आएगा तो इसीलिए वो ऐड हो रहा है, और जब परचेज़ करोगे तो कैश जाएगा तो इसीलिए वो लेस हो रहा है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब शेयर इशू करोगे तो लाजमी सी बात है कैश आएगा, जब डिबेंचर इशू करोगे तो कैश आएगा। इसी तरह जब डिबेंचर की पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, डिविडेंड की पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा। तो इस तरह से आपका
कैश फ़्लो मालूम हो जाएगा और देन आपने कैश को जो ओपनिंग कैश है उसको आपने ऐड करना है, आपको एंडिंग कैश के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रही होगी। बेनिफिशियरी रही तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। सलाम वालेकुम।